केतकी अम्मा थोड़ी ही देर में एक भारी भरकम शादी का जोड़ा लेकर यति के सामने रख देती हैं। यति शादी का जोड़ा देखते ही घबरा गई। चलो चलो दुल्हन, जल्दी से अपने कपड़े उतार लो। हम ये जोड़ा तुमको पहना देते हैं। नीचे मुंह दिखाई की रस्म है और फिर तुम्हारी पहली रसोई है। खाना बनाना तो जानती हो ना? हम तो का ही बताएं, अब 1000 काम है आज तो करने के लिए। ये महल में रहने वाले सभी मर्द ही हैं, उस पे से सारे ही बेढंग हैं। बिटिया, ये लोगन से बचकर रहना थोड़ा। महल में जितने बड़े कमरे होत हैं ना, उतनी ही छोटी नियत भी रहत है। लेकिन तुम सही हाथों में गई हो, बाकी तो भैरव जैसा नहीं है कोई यहाँ। यति केतकी अम्मा की बातें सुनकर अजीब सा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी सी औरत बराबर बोले ही जा रही थी। उसने यति के पहने हुए कपड़ों को खोलते हुए यति से कहा, अरे अभी भी ये चोट के निशान पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, कल परसों में मैं अच्छा सा मरहम बना कर लाऊंगी। लगाते ही हफ्ते भर में शरीर से एक एक दाग निकल जाएगा। लेकिन एक बात तो बता, कभी कुछ खाया पिया नहीं है क्या तुमने? कितनी दुबली पतली सी हो तुम। घर के मर्द देखे हैं ना, कितने लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट हैं। अब खा पी कर मोटी हो जाओ। बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी है तुम्हें। यति चुपचाप से केतकी अम्मा की बातें सुन रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या और क्यों इतना बड़बड़ाए जा रही थी। वो बस अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी केतकी अम्मा ने बड़बड़ाते हुए कहा, ठीक है ना, समझ गई ना सब कुछ। नीचे जाकर क्या करना है, बस चुपचाप बैठे रहना और किसी से कुछ मत बोलना। सबका आशीर्वाद लेना। बाबा साहब मन के बहुत अच्छे हैं। सारे नौकर चाकर को अपना बेटा, अपना बच्चा मानते हैं। लेकिन भैरव तो। जैसे ही केतकी अम्मा ने भैरव का नाम लिया, यति का मूड एकदम से खराब हो गया। उसने केतकी अम्मा के हाथों से अपने कपड़ों को झटक दिया। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी सब। शुक्रिया। इस पर केतकी अम्मा ने यति के दोनों हाथों को जोर से पकड़ लिया। सुनो दुल्हन, किस्मत में ना होता तो अब तक तुम कहीं जिल्लत की जिंदगी जी रही होती। अब जो है जैसा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरे गांव की हो ना, और शादी भी अचानक से हुई, और उस पर भैरव जैसा लड़का। लेकिन मन छोटा ना करो। अब यति मुंह दिखाई के लिए सबके सामने आ चुकी थी। उसका चेहरा चुन्नी से ढका हुआ था। यति ने घूंघट के अंदर से ही देखा कि वहां गांव के आधे से ज्यादा लोग मौजूद थे। अरे हमारी बहुरिया आ गई। ये हमारे घर की रौनक भैरव की दुल्हन है। आप सब इसको आशीर्वाद दीजिए। ए नारायण, सबसे पहले तो दुल्हन के साथ दूल्हे को बिठाओ और अपने हाथों से दोनों की नजर उतारो। इतने साल बाद तो घर में लक्ष्मी आई है। यति चुपचाप सी बैठी हुई थी कि उसके कानों में आवाज पड़ी, लो आ गया दूल्हा भी। इस पर भैरव आकर यति के पास बैठ गया और बाबा साहेब एक पूजा की थाली उठाते हुए उन दोनों पर ही अक्षत के कुछ दाने डाले। फिर फूलों से उन दोनों पर छिड़काव करते हुए उनकी आरती उतारने लगे। मुंह दिखाई है नारायण। सबसे पहले घूंघट भैरव ही उठाएगा और फिर दुल्हन को तोहफा देगा, और उसके साथ ही साथ फिर ये रस्म पूरी होगी और गांव की महिलाएं आकर बहुरिया का चेहरा देखेंगी और आशीर्वाद देंगी। चल लड़के, बहुरिया की मुंह दिखाई कर। बाबा साहेब की बात में भैरव के लिए नाराजगी साफ नजर आ रही थी। इस पर भैरव धीरे से उठा और अपने घुटनों के बल बैठते हुए अपने हाथों को यति के घूंघट की तरफ उठाया। भैरव ने धीरे से घूंघट उठाया और फिर देखा कि यति ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। इस पर भैरव ने यति के चेहरे को अपने हाथों से ऊपर उठाते हुए धीरे से कहा, खूबसूरत। ये शब्द सुनते ही यति ने नजरों को उठाकर भैरव की तरफ हैरानी से देखा।
यति ने पाया कि भैरव आज बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसने बाबा साहेब की ही तरह धोती कुर्ता पहना हुआ था, बिखरे बालों को ठीक से बनाया हुआ था, माथे पर तिलक लगाया हुआ था और सीधे यति की आंखों में ही देख रहा था। यति की नजरें भैरव की नजरों से टकराते ही 2 पल के लिए एकदम से ठहर सी गई। और कुछ करना है? हाँ बिल्कुल, तोहफा दो बहुरिया को, हक है उसका। तोहफा तो इसे मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो अब तोहफे की क्या ही जरूरत। लेकिन अब क्योंकि आप कह रहे हैं तो हाँ, मैं इसे एक और तोहफा दूंगा जो इसे हमेशा याद रहेगा। भैरव की इस बात से यति ने अपनी आंखों को जोर से मींच लिया और फिर अपने मन ही मन में कहने लगी, तुम्हारे तोहफे से तो अच्छा है कि मैं जहर खा लूं। तो तुम अपने तोहफे के लिए तैयार हो? अपने हाथ आगे तो करना। यति खामोशी से चुपचाप बैठी हुई थी। इस पर जब उसने हाथ आगे नहीं किए, जल्दी से तब केतकी अम्मा ने यति के हाथों को पकड़ते हुए उसके हाथों को आगे कर दिया। भैरव ने यति के हाथों में जैसे ही तोहफे को रखा, उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग, बाबा साहेब और केतकी अम्मा और खुद यति सभी चौंक गए। यति के हाथों में भैरव ने तोहफे के तौर पर एक धारदार चाकू रखा था। चाकू देखते ही यति ने अपने हाथ हटा लिए और उठकर खड़ी हो गई। चाकू जमीन पर गिर गया। इस पर वहां मौजूद लोग भी आपस में फुसफुसाने लगे। ए भैरव, कहा है ये सब? तोहफा है बाबा। आप नहीं चाहते कि आपके भैरव की पत्नी बहादुर हो, साहसी हो या फिर खुद की रक्षा करने में सक्षम हो? भैरव की बात से गांव के लोगों ने धीरे से हंस दिया और पीछे से एक आदमी ने बाबा साहेब से कहा, ओ, अब समझा भैरव ने दुल्हन को ये तोहफा क्यों दिया। आखिर महल में बाबा साहब के साथ कोई कमजोर लोग तो रहेंगे नहीं। बाबा साहब की पसंद इसीलिए तो सभी के लिए खास होती है। ठीक का मजाक है रे। बहुरिया को तोहफे में चूड़ी, कंगन देता, पायल, गहने देता, ये सब काहे दिया? यति को अचानक से याद आया कि उसने भैरव से कहा था कि अगली बार अगर भैरव ने उसे छूने की कोशिश भी की तो वो अपनी जान ले लेगी। हम जैसे हैं वही ही दे सकते हैं आपकी बहुरिया को। वैसे भी गहने से ज्यादा इसको मेरे तोहफे की चाहत ज्यादा है। भैरव ने Start trading on Olam Trade with just 70 rupees. Wait, only 70? Wow, I can start so small. And if I use the risk-free trades option, I won't lose any. और जाकर बाबा साहेब के पास कोने में खड़ा हो गया। धीरे धीरे रस्म आगे बढ़ी और यति ने पाया कि वहां महज 1 या 2 ही औरतें थीं। इधर बाबा साहेब ने भैरव से कहा, महल में रहना पड़ रहा है, इसके लिए कर रहे हो का ये सब? देख लो कि क्या करना चाहते हो तुम। हमने कभी नहीं रोका तुमको या बाकी किसी को। वैसे एक बात और थी जो बतानी थी तुमको। वो दोनों भी आज शाम तक जश्न में आ ही जाएंगे। तब क्या करोगे? इस पर भैरव के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। उसने यति की ओर देखते हुए बाबा साहेब से कहा, फिर तो मेरा तोहफा ही उसके लिए सबसे ज्यादा सही है। इधर दूसरी तरफ नौकरों की पत्नियां यति के पास आईं और फिर उसके घूंघट को खोलते हुए उसके चेहरे को देखने लगी। अरे केतकी अम्मा, दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है। इसकी आंखें कितनी बड़ी, कितनी गहरी सी हैं। ये छोटी सी नाक, ये गुलाबी होंठ और ये प्यारे से गाल, बिल्कुल प्लास्टिक की गुड़िया लग रही है। लेकिन अम्मा, दुल्हन तो कितनी छोटी सी है और हमारा भैरव तो इसके सामने कितना लंबा चौड़ा है। बेचारी दुल्हन तो उसके कंधे तक पहुंचने में ही थक जाएगी और भैरव को दुल्हन की बात सुनने के लिए झुकना पड़ेगा। हमारी फूल सी दुल्हन खूब थकने वाली है अब तो। हम ज्यादा कुछ तो नहीं ला पाए तुम्हारे लिए दुल्हन, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। हमेशा खुश रहो और ये जोड़ी हमेशा बनी रहे। अगर ये जोड़ी हमेशा बनी रहेगी तो मैं खुश कैसे रहूंगी? आपका आशीर्वाद ही गलत है। यति के लिए सब कुछ एकदम बेकार था क्योंकि उसका मन वहां लग ही नहीं रहा था। इस पर वहीं कोने में भैरव चुपचाप से खड़ा होकर सब कुछ होता देख रहा था कि तभी बाबा साहेब ने सभी से चिल्लाते हुए कहा, अरे सुनो साहब, आज शाम को जश्न है महल में। कोई भी भूखा पेट नहीं जाएगा हमारे यहाँ से। सभी अपने अपने परिवार के साथ है ना यहाँ पर। उन सभी नौकरों के परिवार जो गांव से आए थे, वो सभी लोग खाना खाकर वापस जाने लगे और सिर्फ वही नौकर बचे जो महल में काम करते थे। यति चुपचाप से वहीं बैठी थी। क्यों कर रहे हैं आप ये सब?
सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी जगह अच्छे से जानता हूँ। ये आपका बड़प्पन है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन अब मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है, हमका उसका फिक्र ना ही है। हमका तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे इस महल में खुशियाँ बड़ी मुश्किल से आती हैं। खुशियाँ खुद से आने की जगह उन्हें खींच कर लाना पड़ता है। तो बस ऐसा समझ लो कि हम अपनी खुशी से ही सब कर रहे हैं। भैरव गहरी सांस लेते हुए वहां से बाहर जाने लगा। ए पागल आदमी, सनकी हो गया है। वहां नहीं जाना है तुमका, ऊपर जाना है अपने कमरे में। काहे मजबूर कर रहे हो हमको अपने आपे पर आने के लिए? सब कुछ होने के बाद बाबा साहेब वहीं पड़ी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए महल की सजावट को देख रहे थे। उन्होंने यति को अपने पास बुलाया। जब यति उनके पास पहुंची, बाबा साहेब ने यति के सिर पर हाथ फेरते हुए अपने पास से एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ बेहद खूबसूरत संदूक निकाला। वो इतना सुंदर था कि उसे देखकर कोई भी खुश हो जाता। ये है तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा। इस महल की तरफ से ऐसा समझ लो कि भैरव हमारा दाहिना हाथ है और तुम उस दाहिने हाथ का संगिनी हो। चलो अब इसे खोलो और देखो तुम्हारा तोहफा तुमको पसंद आ भी रहा है या नहीं। यति ने संदूक को देखते हुए भैरव की ओर देखा। इस पर भैरव ने यति पर आंखें बनाते हुए उसे संदूक लेने के लिए कहा। यति ने धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए वो संदूक ले लिया। इसमें जो कुछ भी होगा आपका दिया है। जाहिर सी बात है, कीमती ही होगा। मुझे इसे खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। और मान लो कि इस बक्से में हम पत्थर ही भर के रख दिए हों तो? अगर आप मेरे लिए पत्थर चुनकर भी लाए होंगे तो भी वो मेरी जिंदगी बन जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है अंदर क्या है। आपने आशीर्वाद देते हुए दिया है, इतना ही काफी है। यति की बात को सुनकर बाबा साहेब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अपनी मूंछों को ताव देते हुए वहां मौजूद लोगों को देखा। इस पर बाबा साहेब जहां खुश थे, भैरव वहीं पर मुंह बनाते हुए यति को देख रहा था कि महल के सभी लोग यति को लेकर बहुत ज्यादा खुश हुए। यति ने जो बात कही थी उसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। बाबा साहेब ने यति को अपने पास बुलाते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। खुश रहो बहुरिया, खुश रहो। तुमको जो कुछ भी चाहिए ये तुम हमको सीधा बोलना। जिस चीज पर हाथ रखोगी वो चीज तुम्हारी ही होगी। बस ऐसा समझ लो तुम। अब जाओ और आराम करो। यति सुबह से थकी हुई थी। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, परेशान होकर उसने अपनी भारी भरकम शादी के जोड़े को उतारना शुरू किया। इस पर पीछे से केतकी अम्मा कमरे में आई और यति को रोकने लगी। अरे दुल्हन, इसको काहे उतार रही हो? इसको ना उतारो, जश्न बाकी है। ठाकुरों का जश्न है, खूब रच बस के होने वाला है। तुम ही तो जश्न की रौनक होगी। थोड़ी देर बाद केतकी अम्मा ने बाबा साहेब को दिए हुए संदूक को खोलते हुए यति के सामने रख दिया। संदूक देखते ही यति की आंखें खुली की खुली रह गईं। संदूक के अंदर हीरों का एक बेहद खूबसूरत हार था। कुछ सोने की चूड़ियां थी, एक भारी सा कमरबंद था, उसमें चांदी के घुंघरू से भरी हुई एक पायल का जोड़ा था और सोने और हीरे की बनी हुई कुछ अंगूठियां थीं। उस संदूक में बहुत सारे गहने थे और सारे ही बेशकीमती थे। देखो दुल्हन, नारायण ऐसा ही है। कितना सुंदर गहना दिया है तुमको। आओ जल्दी से तुम्हें सजा दूं। यति दुबली पतली सी लड़की थी और अब शादी के जोड़े और गहने से पूरी तरह से लग चुकी थी। इस पर केतकी अम्मा यति को जश्न की तरफ ले जाने लगी। यति ने अपने चेहरे पर हल्की सी चुन्नी डाल ली थी, लेकिन उसे बाहर क्या हो रहा है सब दिखाई दे रहा था। यति धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी कि उसने पाया कि उसके सामने दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ था। लो भैरव, अब दुल्हन के साथ तुम आगे जाओ। नारायण कह रहा था कि जश्न में तुम दोनों को एक साथ जाना है। चलो जाओ अब। यति घबराई हुई आंखों से केतकी अम्मा Start trading on Olam. को जाते हुए देख रही थी। यति ने पीछे मुड़कर देखा तो भैरव वहीं महल के दरवाजे का सहारा लेकर अपने हाथ बांधे हुए शांति से खड़ा हुआ यति को देख रहा था। अपने पति के साथ चलने में इतना डर?
मुंह बनाने से अच्छा है कि मेरे पीछे आओ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें यहाँ से वहाँ लेकर घूमता रहूं। इतना कहकर भैरव जश्न की तरफ जाने लगा और यति धीमे कदमों से उसके साथ जाने लगी। भैरव उससे एक कदम आगे चल रहा था और यति उसके पीछे पीछे जश्न तक जा रही थी। जश्न महल के ठीक पीछे रखा गया था। बाबा साहेब वहां पर पहले से मौजूद थे। वहां सारे ही नौकर शराब की बोतल हाथ में लिए झूम रहे थे। जश्न का पूरा माहौल बन चुका था। यति जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। सामने का माहौल देखकर यति को बुरा सा महसूस होने लगा था। उसने देखा कि वहां कुछ नाचने वाली लड़कियां आई हुई थी। यति भैरव के साथ जश्न में जा रही थी कि अचानक ही बहुत सारी गोलियां चलने की आवाज आने लगी। यति घबराती हुई भैरव के पीछे छुप गई। उसने आंखों को बंद करते हुए भैरव की आस्तीन को जोरों से पकड़ लिया। इस पर भैरव भी वहीं खड़ा हो गया। यति ने धीरे से अपनी आंखों को खोलकर देखा तो पाया जश्न में शामिल लोग खुशी से चलते आसमान में बंदूकें दाग रहे थे। ये सब तो आम बात है। इतना घबराओगी तब तो रह चुकी है यहाँ पर। बाबा साहेब पास सोफे पर बैठे थे। भैरव ने यति को पास बैठने का इशारा किया, फिर खुद भी उसके साथ बैठ गया। यति जैसे ही वहां बैठी उसने पाया सामने कई लड़कियां भद्दे जरा जरा से कपड़ों में नाच रही थी। उन्हें नाचता देखकर महल के नौकर उन पर पैसे लुटा रहे थे। शराब में डूबे नौकर सीटियां बजा रहे थे, नाच रहे थे। वहीं बाबा साहेब किसी से बात कर रहे थे। तभी कुछ लड़कियां नाचते हुए भैरव के पास आईं और उसे अपने साथ नाचने के लिए उठाने लगी। तो जोर से झटकते हुए उन लड़कियों को घूर कर देखा। वो लड़कियां थर्रा के पीछे हटते हुए यति की तरफ बढ़ने लगी। भैरव ने यति के सामने अपने हाथ को आगे करते हुए उन लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यति ने अचानक से उठते हुए बाबा साहेब से कहा, बाबा माफ करिएगा, पर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं यहाँ से जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, काहे नहीं। तुम जाकर आराम करो बहुरिया। अभी तो मर्दों का जश्न है। तुम बस यहाँ आ गई, इतना ही काफी था। अब जाकर आराम करो। यति जल्दी जल्दी वहां से महल के अंदर जाने लगी। भैरव उसे जाता हुआ देख रहा था। यति इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि वो फिर धीरे से बेड पर लेट गई। यति के लेटते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यति बस बेड पर लेटी ही थी कि तभी उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा हो। यति एक झटके में अचानक से उठ पड़ी। उसके सामने शराब की बोतल हाथ में लिए दरवाजे पर भैरव खड़ा था। भैरव ने दरवाजे को धीरे से बंद करके अंदर से कड़ी लगा दी। यति बेड से उठकर डरते हुए कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई। भैरव अपनी नशीली आंखों से यति को देख रहा था। इस पर भैरव ने शराब की बोतल को दूसरी ओर फेंक दिया। इसका नशा जरा फीका सा है। तुम्हारा नशा करके देखता हूं। ना ना ना, मुझसे डरने की जरूरत नहीं। याद है ना कि तुम्हें मैंने खरीदा था। तुम अब मेरी जागीर हो। जैसा कहूं करना पड़ेगा। इस पर यति ने हाथों पर अपने हाथ मारे हुए उसे धक्का दे दिया और फिर वहां से भागते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगी। ये देखो, इस पर भैरव ने जीता हुआ यति को मनी कमर से instantly पकड़ते हुए withdraw उसे भी हो रोक गया। लिया सिर्फ और फिर 1 रुपए। जबरदस्ती ही यति को गोद में उठाते हुए ले जाकर बेड पर पटक दिया। ये शादी का जोड़ा इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम। यति के आंसू लगातार बह रहे थे। भैरव ने नशे की हालत में अपने कुर्ते के बटन खोलना शुरू कर दिया। रोते हुए अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ, तुम्हारी आंखों में आंसू सबसे ज्यादा पसंद है मुझे। भैरव ने यति के हाथों को अपने हाथों में जोर से जकड़ लिया और उसके पैरों को अपने पैरों से दबाते हुए यति को देखकर एक तीखी मुस्कान से देखने लगा। यति घबराई हुई सिसक रही थी, लेकिन उसकी चीखों का सुनने वाला आज महल में कोई नहीं था। इस पर भैरव ने यति के करीब आते हुए उसके कानों में धीरे से कहा, मैंने कहा था ना कि तोहफा कभी बाकी। तो तैयार होना अपने तोहफे के लिए। इतना कहते हुए भैरव यति के करीब आया और उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया कि तभी अचानक से एक गहरी सांस लेते हुए यति की आंखें खुली। उसने एक बुरा सपना देखा था। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर यति ने नहा लिया और फिर कमरे से चुपचाप बाहर निकलते हुए उसने सीढ़ियों पर आकर शांति से देखा। आसपास कोई भी नहीं था।
इस पर यति दबे पांव मंदिर के पास जाकर पूजा करने लगी। यति ने बाबा साहेब के पास आते हुए उनके पैरों को छुआ और फिर सिर झुकाकर चुपचाप से खड़ी हो गई। तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवा रहे हैं आज हम, तुमको जल्दी ही मिल जाएंगे। जैसा वैसा रहो महल में। और ये इतना दबे पांव पूजा काहे कर रही थी? ये आपका महल है ना, और मैं तो आपके नौकर की। यति बोलते हुए रुक गई। इस बार बाबा साहेब ने यति के चेहरे की तरफ झांकते हुए उससे पूछा, नौकर की का? यति ने खुले शब्दों में बाबा साहेब से कहा, आपका नौकर मुझे खरीद कर लाया है। मैं इस शादी को नहीं मानती, लेकिन सच तो यही है ना कि एक नौकर की लाई हुई औरत आपके घर के मंदिर में पूजा कैसे कर सकती है? लाई हुई औरत, पत्नी कहो पत्नी, वापस से बोलो। बाबा साहेब के डांटने पर यति डर गई। उसने जल्दी जल्दी बोलते हुए बाबा साहेब से कहा, मैं तो आपके नौकर की पत्नी हूँ ना। नौकर की पत्नी घर की मंदिर की पूजा कैसे कर सकती है? केत की अम्मा कहती हैं कि ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया क्योंकि आपका दिल बड़ा है। मैं बस इसलिए छिपकर पूजा कर रही थी। यति की बात सुनते ही बाबा साहेब का मूड एकदम से अच्छा हो गया और वो अचानक से ही ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे बहुरिया, अब हम क्या ही बोले तुमको। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। यति जब ऊपर आई तो उसने पाया कि केतकी अम्मा पहले से ही अपने आप से सिलकर कुछ सूट लेकर आई थी। यति उन कपड़ों को देखकर हैरान रह गई। ये डोरियों वाला सूट पहनकर मेरी पीठ खुली रह जाएगी। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। ये दोनों कपड़े को तो केवल तब तक ही पहनना जब तक तुम्हारा पीठ के जख्म ठीक ना हो जाए। फिर बता देना तो हम बाकी के कपड़े भी सिल देंगे। यति ने केतकी अम्मा की बातों को सुनते हुए कहा, आपको कैसे पता मेरी पीठ पर जख्म है? अरे हमका नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? लागत है दुल्हन कि तुमको हम सच में याद नहीं कि हम तुमसे पहली बार कब मिले थे। यति हैरानी से केतकी अम्मा की बातें सुन रही थी कि तभी एक नौकर भागता हुआ कमरे की ओर आया और केतकी अम्मा को लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद गुस्से में भैरव यति के पास आया। तुम बेअक्ल लड़की हो, एकदम बददिमाग। क्या? क्यों कह रहे हो ऐसा? तुम अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें भेज सकता हूँ। बोलो कब जाओगी? नहीं जाऊंगी। जिस घर ने मुझे यहाँ जानवरों के बीच फेंक दिया, मेरा रिश्ता उनसे खत्म हो चुका है। नहीं जाऊंगी अब वहाँ। तुम पागल हो क्या? ओह अब समझा, शायद तुम्हें यहाँ की शान और शौकत भाने लगी है। तुम्हें कल तोहफे में काफी कीमती गहने भी तो मिले थे। ये ऊंचा महल, ये महल की दुल्हन जैसा रवाब, हर किसी के मुंह से दुल्हन दुल्हन सुनना तुम्हें मजा आने लगा है। लेकिन इनके बीच तुम कुछ भूल गई, वो ये कि तुम्हें यहाँ लाया कौन है। यति को ताने देते हुए भैरव धीमे कदमों से यति की ओर आगे बढ़ रहा था। यति पीछे की ओर बढ़ती ही जा रही थी। ये रोज रोज की खींचातानी से मैं भी थक गया हूँ। चलो अब एक खेल खेलते हैं। आगे मत आना। मेरी अपनी कुछ वजह है इस महल में रुकने की। तुमने जो भी कुछ कहा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आगे मत बढ़ना। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, आगे मत बढ़ना। ओहो, तो गुस्सा आ रहा है तुम्हें? मुझसे बचना चाहती हो, लेकिन जितनी बार तुम मुझसे बचना चाहोगी उतनी बार मुझसे मात खाओगी, और उतनी ही बार मैं तुम्हें बद से बदतर सजा दूंगा। यति की आंखों में एक बार फिर से डर हावी हो रहा था। यति के पीछे बढ़ते हुए कदम जल्दी ही रुक गए जब यति पीछे रखी हुई टेबल से टकराई। तो खेल शुरू होता है अब। अगर तुम मुझसे बच गई, या तुम मुझे रोकने में कामयाब हो गई, या फिर मुझे रोकने के लिए तुमने एक भी कदम उठाया जिससे मैं रुक जाऊं, तो मैं सच में वहीं रुक जाऊंगा। लेकिन अगर तुम नाकाम हुई तो हर बार तुम्हारी सजा और भी ज्यादा भयानक होती जाएगी। यति भैरव की बातों को साफ तौर पर समझ रही थी। भैरव उससे खेल खेलना चाहता था। वो सहमी नजरों से भैरव को देखे जा रही थी, लेकिन अब यति इस खेल से थक चुकी थी। मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम रोने और गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। तुम बड़ा आसान शिकार हो। भैरव की बातों को सुनते हुए यति घबराई हुई तो जरूर थी, लेकिन अब उसका डर
गुस्से में बदलने लगा था। यति ने पीछे रखी टेबल पर अपने हाथ को सहारा दिया हुआ था कि तभी यति के हाथ फूलों का गुलदस्ता लगा जो कि कमरे की सजावट के लिए रखा गया था। यति ने उस गुलदस्ते को अपने हाथ से पकड़ लिया। सही कह रहा हूं ना, तेरा शिकार तो एक मामूली कुत्ता भी कर जाए। तुम जैसे लोग ही शिकार बनते हैं, क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ रोना, गिड़गिड़ाना और आंसू बहाना जानते हैं। फिर ये जगह भूखे भेड़ियों से भरी हुई है, ऐसे भूखे भेड़िए जिन्हें तलाश रहती है तुम जैसे आसान शिकार की। तुम गलत हो, मैं कोई शिकार नहीं। इतना कहते हुए यति ने अचानक ही उस फूलों के गुलदस्ते को उठाया और भैरव पर हमला कर बैठी। लेकिन भैरव ने अगले ही पल यति के उस हाथ को जोर से पकड़ लिया। भैरव ने एक झटके से यति के हाथ को घुमाया और फिर उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़ने लगा। इससे गुलदस्ता यति के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। अच्छी कोशिश थी लेकिन तुम तो बचा ही नहीं पाई खुद को। ऐसे अपनी हिफाजत करोगी? मुझे कुछ खास नहीं लगा तुम्हारा ये पैतरा। अब सजा के लिए तैयार हो? इस पर यति ने अचानक से ही भैरव के पैरों पर अपना पैर मारते हुए उसके हाथों से अपने हाथों को छुड़ा लिया और फिर यति ने भैरव को अचानक ही पीछे की ओर जोर से धक्का देते हुए खुद से अलग कर दिया। भैरव के कदम लड़खड़ा गए। नहीं, मैं तैयार नहीं थी और ना कभी तैयार होंगी। तुम्हें अपने साथ अब और कोई जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। मैं लड़ूंगी तुम्हारे खिलाफ और उन सब के खिलाफ जो मुझे आसान शिकार समझते हैं। ठाकुरों का खून है मुझ में भी। तुम जैसे नौकरों को खुद पर हावी होने नहीं दूंगी मैं। यति की बात सुनते हुए भैरव ने नीचे गिरते हुए गुलदस्ते को अपने हाथों में ले लिया। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं इस गुलदस्ते को इस तरह इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपने हाथ को इतना मजबूत करता कि इस गुलदस्ते से पकड़ छूटती ही नहीं। बिना वक्त गवाए वार करता और जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचता। सच में आसान शिकार हो तुम।